अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का बड़ा ऐलान किया है। ECP एलामिया के मुताबिक 27 सितंबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होगी, जिस पर एतराज़ात दूर करके 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी होगी और फिर इलेक्शन शेड्यूल के लिए मैंडेटरी 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का इनेकाद होगा। क्या आज के ऐलान से इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से गैर यकीनी का खात्मा हो गया है या अब भी कोई हंगामी सूरत हाल इस टाइमलाइन को मुतासर कर सकती है? दूसरा अहम सवाल लेवल प्लेइंग फील्ड का है। इस हवाले से साबिक हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें शदीद इख्तलाफात का शिकार हैं। नून लीग बेफिक्र, पीपल्स पार्टी सख्त नाराज और दीगर छोटी जमातें इन दो ग्रुप्स के दरमियान तकसीम हैं। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग कबूलियत के तासुर को इंजॉय कर रही है। तामाम ख्याल है कि इस तासुर को हकीकत में बदलने के लिए पार्टी को अंदरूनी सतह पर कुछ अहम फैसले करने हैं। यही एजेंडा लेकर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा लंदन रवाना हो गए हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही वो लंदन से वापस आए हैं, जहां मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय हुई थी। लेकिन इसके बाद मियां साहब ने पहली जो पब्लिक इंटरेक्शन में कुछ साबिक फौजी अफसरान और जजेस के हवाले से इंतहाई पोजीशन ली, एक एक्सट्रीम पोजीशन ली और उनके मुबैना जराइम को नाकाबिले माफ़ी करार दिया। शहबाज शरीफ इस मौके पर रद्द-ए-अमल लेकर लंदन रवाना हुए हैं या मियां साहब के ये बयानात सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे और चार्टर ऑफ डिमांड कुछ और था, जिसका जवाब लेकर शहबाज शरीफ साहब दोबारा मुशावरत करने गए हैं? क्योंकि कल लाहौर में पार्टी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने वजाहत की कि मियां साहब किसी से इंतकाम लेने में यकीन नहीं रखते। बहरहाल मरियम नवाज़ भी लंदन जा रही हैं। देखना है कि क्या मियां साहब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वापस आएंगे या कुछ शराइत कबूल करना होंगी। वो शराइत क्या हो सकती हैं? क्या कबूलियत सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक ही रह गई है? दिलचस्प बात है कि नैब के वो तमाम केसेस भी खुल गए हैं इसी दौरान जब हम ये बातें कर रहे हैं, जो नैब तरमीम की वजह से बंद हो गए थे। अब मियां साहब को वापसी पर ना सिर्फ अल-अज़ीज़िया केस का सामना है, बल्कि रमज़ान शुगर मिल्स और प्लॉट अलॉटमेंट केस भी खुल गए हैं। नैब आने वाले दिनों में क्या किरदार अदा करेगा, इन तमाम इशूज़ पर हमने बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियो में इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे दोस्त हैं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा हमारी कोलीग सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों से ही हमारी जो है वो दोस्ती भी है। ज़रा गपशप भी अब खुल कर ज़रा इसके ऊपर लगानी है और खुल के आप लोगों ने बताना है कि ये सब अब होने क्या जा रहा है। भट्टी साहब, आई स्टार्ट विद यू। शहबाज शरीफ साहब के जाने से पहले मैं आपसे ज़रा सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख़ देने वाली बात की है यानी महीना बता दिया है, इससे क्या गैर यकीनी का कुछ ख़ात्मा होगा आपके ख्याल में? डेफिनेटली होगा। सारों ने सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब ने इस पे इत्मीनान का इजहार किया, खैर से तो अच्छी बात है। पीपी को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़राए से चल रही है बात। हाँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में कह के गए थे कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो, तो वो ज़ाहिर है उसके मुताबिक हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है जनवरी में हो जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है हो जाएंगे। ठीक है। गरीदा, आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन कमीशन ने वही टाइमलाइन दी है जो PMLN बता रही थी और बल्कि हमारे दोस्त मुजम्मिल साहब की तरफ मैं अभी ज़रा एंड में आऊँगा, ज़रा तफसील से इनसे कुछ बात करनी है इस पर, क्योंकि ये भी कह रहे थे मुजम्मिल साहब कि जनवरी तक ही ये हो जाएगा मामला, मुझे याद है। लेकिन आपका क्या ख्याल है? जब पीपल्स पार्टी कुछ एतराज़ भी कर रही है और ये वही तारीखें निकल रही हैं जो PMLN ने पहले बता दी थी, क्या इसको हम हतमी टाइमलाइन समझें या फिर कोई चेंजेस आ सकते हैं? फरीदा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपकी ना ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो हो रही है। मैं टीम को कहता हूँ ज़रा आपकी ऑडियो को सही करें। मैं जब तक मुजम्मिल साहब की तरफ आता हूँ, बिकॉज मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में ये जो सदर ने 90 दिन का ख़त लिखा था, वैसे ये अदालत में भी है ये मामला, अब 90 दिन में तो नहीं हो रहे, हल्का बंदियाँ होनी हैं, वो भी चैलेंज हो जाएंगी। ये ECP की जो टाइमलाइन है अब क्या हतमी है? क्योंकि मेरा ख्याल है आप ये कहते रहें कि जनवरी तक हो जाएंगे इंतखाबात। देखिए, मेरे पास कोई इल्म गायब नहीं था। आप इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, उसमें लिखा है कि मिनिमम 54 दिन का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी है आम इंतखाबात के लिए।
तो मैं अगर जब इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया था कि हम हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे, तो मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रेशर इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा है और वो 90 दिन के शेड्यूल की बजाय 54 दिन के शेड्यूल पे जाएगा इलेक्शन कमीशन। और तो 54 दिन जो हैं वो 25 जनवरी को बनते हैं। तो मेरे अंदाजे में 25 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान इंतखाबात हो सकते हैं इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे करते हुए। तो मैं उस बुनियाद पे मेरी राय थी कि ये पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए 90 दिन का शेड्यूल दिया नहीं जा सकता, आपको मिनिमम स्केड्यूल पे जाना पड़ेगा और मिनिमम स्केड्यूल 54 दिन का बनता है। वो 25 जनवरी को आप दे सकते हैं और 25 से 30 के दरमियान जो भी वीकेंड बने, अगर आपने इतवार को इलेक्शन कराने हैं, हफ्ते को कराने हैं, छुट्टी वाले दिन कराने हैं, वर्किंग डे पे कराने हैं, वो एक देख के तो वो डेट हो सकती है। ये कानून के मुताबिक है ये डेट। जब आपने कहा कि हम 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करेंगे तो आप 54 दिन का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करेंगे। और डेट की जो बात है वो हल्का बंदियों के दौरान डेट अनाउंस नहीं हो सकती। जब हल्का बंदियां 30 नवंबर को पूरी होंगी, मेरे ख्याल में 1 दिसंबर को जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जो अनाउंस होगा उसमें डेट, कागजात नामजदगी जमा कराना, वापस लेना, उन पे एतराज़ात, ये सारा मिलकर डेट बनती है। डेट ऐसे नहीं है कि आप अनाउंस, वो एक स्केड्यूल के साथ डेट मेरे ख्याल में आपको 1 दिसंबर को मिल सकती है। आइडिया दे दिया उन्होंने। ओके, तो अब लेकिन एक मसला तो ये ना, एक बात, एक बड़ा एतराज़ ये भी है कि जब असम्बली टूट जाती है या ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात होने होते हैं। बिकॉज PTI की तरफ से भी इस पर ये रिएक्शन आ रहा है कि ये सदर दे सकते हैं तारीख, इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। और दूसरी बात ये कि वो 90 डेज़ वाली बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है उसको भी अगर हम लेकर आगे बढ़े। भट्टी साहब आपकी जी मुजामिल साहब क्विकली जरा। मुजामिल साहब देखें, आप 90 डेज वाली बात बहुत करते हैं, लेकिन आप आर्टिकल 51 की बात नहीं करते हैं जिसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जब नया सेंसस पब्लिश हो जाएगा तो इलेक्शन नए सेंसस पे होना है। आप पुराने सेंसस पे करा ही नहीं सकते। आइन में लिखा हुआ है कि आपने नए सेंसस पे इलेक्शन कराना है। अब वो आइन में ये तो नहीं लिखा कि आप असेंबली टूटने से एक दिन पहले सेंसस नोटिफाई नहीं कर सकते। आप इलेक्शन असेंबली टूटने से 90 दिन पहले सेंसस नोटिफाई करेंगे। अच्छा, ओके, ये जरा फिर दोबारा हम टेक्निकल डिबेट में जाएंगे क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इसके ऊपर। गरीदा साहब आप कोई बात कर रही थी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था सिग्नल। जी, मैं अर्ज आपसे ये कर रही थी और कहती कि जवाब देने का मुझे पूरा मौका दिया जाए। एक तो मुझे अभी भी यही सवाल बरकरार है इलेक्शन कमीशन से कि आखिर इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने में अभी तक कबाहत क्या है। आपको याद होगा 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, 2017 में इसी तरह से नए सेंसस पे, पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवाने की डिबेट थी, लेकिन हल्का बंदियों के दौरान ही, हल्का बंदियों से बल्कि पहले ही इलेक्शन की डेट आ चुकी थी। 25 मई की इलेक्शन की डेट आ चुकी थी। सियासी जमातें अपनी तैयारी वगैरह कर चुकी थी। डिलिमिटेशंस इस दौरान हो रही थी। डिलिमिटेशंस के खिलाफ पिटीशंस भी जा रही थी, हाई कोर्ट में जा रही थी। सिंध में खासतौर पर बहुत पिटीशंस आई थी, सुप्रीम कोर्ट में बहुत पिटीशंस गई थी। तो ये मेरे नजदीक कम से कम कोई रीजन नहीं है कि डिलिमिटेशंस हो रही हैं तो उस दौरान इलेक्शन की डेट नहीं दी जा सकती। इलेक्शन की डेट आपको देनी है, इलेक्शन कमीशन को देनी है। जहां तक डिलिमिटेशन है, टेक्निकल बात आपने आदिल साहब बिल्कुल दुरुस्त कही, लेकिन मैं अर्ज साहब से कर रही थी कि अभी इबहाम खत्म हुआ भी है और नहीं भी खत्म हुआ। खत्म इस तरह हो गया कि जी महीना आ गया लेकिन आपने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। अब इससे पीपल्स पार्टी का कम से कम इबहाम किसी न किसी हद तक दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी आप 90 डेज की आइन की लिमिट से बाहर निकल गए हैं। वो आइन की लिमिट अभी भी मौजूद है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया है कि जी हम इस डेट को तस्लीम नहीं करते, जनवरी 2024, हमें 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी अभी देखते हैं कि वो इस पर क्या करती है। शहबाज शरीफ साहब आज ये कोइंसिडेंस कम से कम मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि उसी दिन शहबाज शरीफ भी रवाना हो जाते हैं लंदन कोई पैगाम लेके मुबैना तौर पे, और उसी दिन इलेक्शन कमीशन तारीख भी अनाउंस कर देता है। और उसी दिन नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान, राजा परवेज अशरफ, इन सब के खिलाफ नैब के रेफरेंसेस, नैब के खाते भी खुल जाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ इन सब चीजों को जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपको पिक्चर बड़ी क्लियर होकर नजर आ जाएगी कि पैगाम असल में गया क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ा देखिए आप, मैं आई एग्री विद यू। वो जो आपने बात की है इलेक्शन से रिलेटेड भी कि जहां डेट नहीं है अभी तक, सिर्फ ये है कि अगर डिलिमिटेशन इस जो नवंबर की लास्ट डेट्स दी हैं कंप्लीट होगी
फिर उसके बाद जनवरी के एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे, बट डेट नहीं है अभी। तो एक इसमें एम्बिग्यूटी रहती है। आई टोटली एग्री विद यू। और जो आज की आपने बात की है, तो अभी नवाज शरीफ की वापसी की भी हतमी नहीं है, तारीख तो नवाज शरीफ की वापसी की भी हतमी नहीं है। जिस दिन आप कह रही है 21 अक्टूबर की जो उन्होंने डेट दी है, इस पे भी कंफर्म नहीं है कि मियां साहब आएंगे। ये कम से कम मेरा ओपिनियन है। जिस दिन से डेट अनाउंस हुई थी, मैं उसी दिन से कह रही थी कि लगता नहीं कि नवाज शरीफ वापस आ सकेंगे। मुझे अभी भी नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आ सकेंगे। अभी तक एक्सेप्टेबिलिटी, जिसको आपने कबूलियत कहा है, तो ना तो नवाज शरीफ की वापसी की डेट हतमी है और ना ही इलेक्शन की डेट हतमी है। ठीक है कि इलेक्शन 2024 में हो जाएं, बट इन दोनों तारीखों के हवाले से जी गरीदा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। ये आज का दिन 21 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तारीख भी आ रही है, केसेस खुलने की भी खबरें, हेडलाइंस बड़ी बड़ी बन रही हैं। वहां से भी स्टेटमेंट आ गया लंदन से कि ये 4-5 लोग हैं, मियां साहब ने कह दिया, जिनको अकाउंटेबल करें। हालांकि उसूली तौर पर उनका ये नैरेटिव या आर्गूमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सिलेक्टिव नहीं हो सकती, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। अगर आपने करना है तो अक्रॉस करना है। फिर ना कोई जज बचना चाहिए, फिर कोई जर्नैल बचना चाहिए, ना सहाफ़ी बचना चाहिए, ना सियासतदान बचना चाहिए, ना कारोबारी शख्सियत बिजनेसमैन को बचना चाहिए। हो तो फिर अक्रॉस हो, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बड़ी साहब आपके ख्याल में? लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे आपकी इजाजत सिर्फ एक जुमला, कि जिनके नाम ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उन्हीं में से एक तो एक्सटेंशन का वोट दिया था। उन्हीं में से एक को तो उनके छोटे भाई डिफेंड कर रहे थे जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब। उन्हीं जगह बाजवा साहब को डिफेंड करते थे कि जी बड़ी जबरदस्त और बड़ा बावजू होके जो है वो एक्सटेंशन दी थी। वो एक्सटेंशन का जमाना हम सबको याद है, किस तरह दी थी कि खबर ना हो किसी को, और इतनी ईमानदारी के साथ जाके देंगे बंदे पूरे हों। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। जनाब भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये इत्तफाकी अमर है? लंदन यात्रा 2 दिन बाद शहबाज शरीफ साहब आए। हम सभी ट्रैवल करते हैं, इंग्लैंड से जाना, लंदन से जाना, वापस आना, बड़ी हेक्टिक फ्लाइट्स होती हैं, बंदा थक जाता है। तो 2 दिन, एक दिन रुके हैं, दूसरे दिन वो दोबारा चले गए। क्या हंगामी हालात हैं? क्या वो जो विश लिस्ट है मियाँ साहब की, उस पर बात करने गए? क्या ऐसा चेंज हुआ है या कोई इंस्ट्रक्शंस लेने गए? क्या हुआ है आपके ख्याल? वैसे कैसा बनाना रिपब्लिक है ये मुल्क, ये बनाना रिपब्लिक निज़ाम है, ये कैसा, ये हम एक चंद ख़ानदानों के ग़ुलाम हैं। एक मफरूर और मुजरम कह रहा है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ का एहतसाब करूँगा। यानी पहले अपना तो दे लो हिसाब, पहले अपना तो सीधा कर लो केसेस। 50 केसों में आप मतलूब हैं। शाही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि आप इस निज़ाम की तज़दीक करके गए, झूठ बोल के गए, और अब आप हंस रहे होंगे वहाँ बैठ के। यानी खौफ खुदा नहीं है। हम ग्लैमराइज़ कर रहे हैं, अब शहबाज शरीफ रवाना हो गए, अब मरीम नवाज़ रवाना हो रही हैं, अब नवाज़ शरीफ साहब, राजा रियाज साहब भी शामिल हो गए हैं। राजा रियाज साहब, वैसे वो मरीम नवाज़ ने कहा था लोटों की असल जगह बाथरूम होती है, तो वो बाथरूम में पहुंच गए। और राजा रियाज साहब ने कहा ये शरीफ बरादरान जो है ना, ये इनकी ना इखलाकी तरबियत ना सियासी तरबियत, पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट डाकू कातल अवामी उमंगों के, और सड़क लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा और पंजाब असम्बली के बाहर, ये बात ना पंजाब असम्बली के बाहर संसार करूंगा। तो अब पता नहीं उधर से ला के संसार करने के, वो तो आ नहीं रहे होंगे। इशू आप पे बुनियादी जो सवाल पे आ रहा हूँ मैं, सवाल बेसिकली क्या है, मियाँ साहब क्या बेच सकते हैं इस वक्त? नवाज शरीफ साहब अगर छोड़ दें, वो मुजरम हैं, मफरूर हैं, केसेस ख़त्म हो गए, वो आ जाते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है, अदालतें रिलीफ दे देती हैं, ठीक। बेच क्या सकते हैं? चूरन क्या है, मंजन क्या है? क्या मैं डील करके गया था, ये कह सकते हैं? क्या मैं सारा कुछ सेट करके बकौल मुस्लिम लीगियों के रिस्क फ्री और गारंटी लेकर वापस आ रहा हूँ, ये बता सकते हैं? मेरी कारकर्दगी में कमाल की थी, मेरे 15 महीने जो मेरे अरस्तुओं ने, काबलों ने और मेरे झारे पहलवानों ने जो इस मुल्क का हाल किया है। वो 16 महीने की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं 2017 से जो कुछ हुआ है वो हुआ। भाईजान सुन लेना, 2017 पे भी हमारा सियारा चांद पे नहीं जा रहा था, हम कोई चांद पे नहीं जा रहे थे, भारत और हम इकट्ठे निकले थे, तो दरमियान में बाजवा साहब ने आके पीछे से दुमदार सितारा पीछे कर लिया था। खुदा का खौफ करें, उस दिन वो भी देख लें। आपके ख्याल में ये बताएं ना कि अच्छा क्या वो ये कह सकते हैं कि हमारी कारकर्दगी सिवाय नवाज शरीफ साहब के बाकी इसहाक डार, शहबाज शरीफ, सारे टीम वही थी? नहीं कह सकते। क्या वो कह सकते हैं कि मैं वोट को इज्जत दो, मेरा बयानिया कायम है, मैं उस पर कायम हूँ? नहीं है। उनको पता है इमरान खान किस वजह से उसने पॉपुलरिटी ली, एंटी इस्टेब्लिशमेंट।
उनको पता है, उनको पहले गुजरांवाला के जलसे के बाद या पहले मुझे क्यों निकाला, या मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा पुराना 90s वाला। सर मगर मसला ये ना कि ये सुन लेना इशू, मसला तो जो है वो मुझे भी पता है, लेकिन इशू तो सुन लें। इशू ये है कि भाईजान बुनियादी तौर पे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, जो उनको मसला है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, तो इशू बुनियादी तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है कि शॉर्टकट और बयानियां बनाना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, झूठा जाली सरवाइव कर सके, झूठा जाली इंतखाबी बयानियां। ओके। और 3 सवाल है मेरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, अल्लाह उनको खुश रखे। 3 सवाल। पहला सवाल ये कि अगर तो ये मुजरम थे तो इनसे डील करके क्यों गए फैज़ हमीद साहब? फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया ना मैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए थे, तो डील करके क्यों गए? दूसरा ये अगर मुजरम थे तो कुरान पर हल्फ लेकर एक्सटेंशन क्यों दी? तीसरा 15 महीने इनकी अपनी हुकूमत खामोश क्यों रहे? अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को एक अल्लाह ने मौका दिया था कि किस्मत के धनी हैं, फिर आ रहे हैं, ये हमारा निज़ाम ऐसा है, हम ऐसे चंपू चुमा रहे हैं, तो आ रहे हैं। तो अगर कितना अच्छा होता कि वो कहते हैं कि इस वक्त मेरा मुल्क बड़े बुरानों में, मेरी कौम बड़ी बुरानों में, आए सारे मिलकर निकालें और इसको आगे बढ़ाएं। वही पुरानी बातें। मुज़म्मिल साहब, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब क्यों गए हैं लंदन? एक दिन क़याम करके वापस दूसरे दिन चले गए, क्या ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज उनके पास है जिसके लिए वो गए हैं? या जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी उनके पास बयानियाँ कोई नहीं है बेचने के लिए, इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को पंचिंग बैग बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है यही चीज़ है जो सेल हो सकती है, अदरवाइज तो कारकर्दगी कुछ है नहीं। एस्टैब्लिशमेंट तो आसिम मुनीर है ना, बाजवा तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है आज, फैज़ तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है आज, तो नवीद अंजुम एस्टैब्लिशमेंट है। तो एस्टैब्लिशमेंट को कैसे पंचिंग बैग बनाना चाहते हैं? ये जब हम ज़ियाउल हक को बुरा कहते हैं, जब हम मुशर्रफ को बुरा कहते हैं, तो हम एस्टैब्लिशमेंट को पंचिंग बैग बना रहे होते हैं। ये जब इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते थे कि मुशर्रफ ने अमरीकियों को अड्डे दे दिए और बड़ी ज़्यादती की, तो वो साथ बाजवा के साथ 1 पेज पे भी होते थे और रोज़ मुशर्रफ के खिलाफ आधे घंटे की तकरीर भी करते थे। तो फिर पंचिंग बैग एस्टैब्लिशमेंट होती थी। तारीख के तनाजुर में देखें ना, जो चला जाता है, जिसकी वर्दी उतर जाती है, वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता। पहली बात ऐसा नहीं है सर, ऐसा सादा काम नहीं है। और अगर आप कहते हैं बाजवा को राहिल शरीफ साहब जब मियां साहब के साथ बराबर में कुर्सी लगा के बैठते थे तो मुशर्रफ साहब को AFIC किस तरह पहुंचाया गया था पता चल जाता है जिस वक्त बंदा हाथ डालता है कि एस्टैब्लिशमेंट है कि नहीं वो है। जब उतनी बात ठीक है, ऐसे नहीं होता। वो ठीक है जब प्रोसिक्यूट करने की बारी आएगी ना, जब प्रोसिक्यूट करने की बारी आएगी, तकरीरों पर तो कोई इतराज नहीं ना किसी को। वो जब आप प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहे हैं, जब आप आर्टिकल 6 लगा दें, मेरे ख्याल में नैरेटिव बनाने पर अवाम की अदालत में ले जाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। आप अवाम की अदालत में तो इनकी बात तो निशानदेही कर सकते हैं ना कि ये लोग इन्होंने गलत किया। अकाउंटेबिलिटी मकसद नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी तो हुकूमत में आकर होगी ना, फिर उसके लिए कोई ट्रुथ कमीशन बनेगा, कोई चीज़ बनेगी, उसके लिए कोई और रास्ता निकलेगा। अगर आर्टिकल 6 पे मुशर्रफ पे लगाया गया था तो कोई वापस तो नहीं ले लिया था हुकूमत ने। तो सर मुझे ये बताएं, मेरा मतलब है जस्टिस वकार की जजमेंट है, जो जजमेंट है वो भी आज रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने है। पूरी एस्टैब्लिशमेंट मिलकर भी जस्टिस वकार की स्टेटमेंट को मिटा तो नहीं सकती है। अच्छा मुझे ये बताएं वो कैसे उनका एहतसाब करेंगे, क्योंकि जब 2019 में भी वही जनरल बाजवा थे और उनका 17 में उनको निकाला गया बकौल उनके कि मुझे जो है वो इन 5 लोगों ने निकाला मेरी हुकूमत से। तो 19 में जिन्होंने निकाला, यही तो इमरान खान से भी हमारा इख्तिलाफ था कि आप आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि जी मैं तो एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, ये फौज मेरे साथ, लेकिन ज़रा आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, आपने जो है वो सारी तोपों का रुख उधर कर दिया। तो भाई अगर 17 में निकाला था तो 19 में आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दी थी? ये किसको हम बेवकूफ़ बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? हमारे पास तो बहुत सारे इशूज़ हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान के बहुत सारे इशूज़ हैं। आपका नहीं एक मिनट आदिल, आप नहीं बहुत सारे इश्यूज होंगे, पर एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। आप उसको इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात आप ये समझें। दूसरी ये समझें कि आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो अदम एतमाद के बाद आखिरी दिन तक कह रहे थे कि बाजवा साहब को दोबारा भी तौसीह दे दें, नया चीफ ना लगाएं।
मुलाकातें भी कर रहे थे और उनकी तौसीक के लिए राह भी हमवार कर रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे? घर तो फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भेजा है ना, इमरान खान उन्होंने घर भेजा, उनकी दस्तखत से ही कर गए हैं ना, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। तो आसिम मुनीर आज शहबाज शरीफ के दस्तखत से ही चीफ बने हुए हैं। उन्होंने वो तो आखिरी रात, अब तो सबको पता है कि रात 2:30 बजे बाजवे ने आके कहा मैं सुबह मार्शल लॉ लगा दूंगा, मुझे एक्सटेंशन ना दी, तो वो शहबाज शरीफ को ही कहा था ना, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कहा वेलकम आप लगा दें लेकिन हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये बात तो अब सब बता रहे हैं ना, ये तो कोई ऐसा राज नहीं है जो भट्टी साहब को भी ना पता हो। सबको पता है कि बाजवा साहब अपनी अगली एक्सटेंशन के लिए कितने बेताब थे, अगली एक्सटेंशन के लिए कितने बेताब थे और घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अगर इमरान खान वजीर आजम होता तो ताहयात बाजवा को एक्सटेंशन दे देता, ताहयात दे देता। लेकिन ऑपोजिशन में बैठ के भी उसकी एक्सटेंशन के लिए दुआएं मांग रहा था। लेकिन मुज़म्मिल साहब ये बताएं ना कि 19 क्विकली मैं जरा इसका जवाब ले लूं, जरा कोई ब्रीफ कीजिएगा। इमरान खान वाला इंटरव्यू देख लें। हाँ। आपका इमरान खान वाला है, आप इमरान खान का वो इंटरव्यू इमरान खान का निकाल के चला दें कि मुझे वकला ने बताया है कि अगले इलेक्शन तक यही चीफ कंटिन्यू करें, इनको एक्सटेंशन दे दें, तो जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जरा ब्रीफ कमेंट मैंने फिर खरीदा जाना। आप वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ले रहे थे, आपकी क्या खबर है? नहीं, मुजम्मिल साहब की काफ़ी बातें ठीक हैं, यानी जो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने की हैं कि वो एक्सटेंशन भी देना चाहते थे, वो तोसी भी करना चाहते थे, इलेक्शन करवा के जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि आवाम की अदालत में लाना चाहते हैं। क्यों यार, ये क्यों झूठ बोलते हैं ये जो हमारे बड़े सियासतदान हैं? मेरे 3 वही सवाल हैं कि अवाम की अदालत में जिसको लाना था, जो मुजरम था, जिसने उनको निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो लंदन चले गए थे, जिसकी वजह से हुकूमत खत्म हुई थी, उसको कुरान पर क्यों हलफ दे रहे हैं, हलफ लेकर एक्सटेंशन दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं 15 महीने नहीं है बात जब उनकी अपनी हुकूमत थी, 15 महीने क्यों खामोश हैं? उस वक्त अवाम हम सारे हज पे निकले हुए थे, 24 करोड़ अवाम हज पे गए हुए थे उस वक्त। और फिर तीसरी बात यह है कि जिनसे डीलें करते हैं, जिनके साथ डीलें करते हैं, जिनके साथ ढीलें लेते हैं, ये बड़ा आसान होता है। जो बंदा रिटायर हो जाए उसको पकड़ो, जो जज रिटायर हो जाए उसको पकड़ो, और जो हाजिर है उनको सलूट मारो, जो रिटायर हो गए उनको पकड़ो और धड़ाधड़ लगे जाओ और इनकलाबी भी बन जाओ और अवामी भी बन जाओ। फरीदा, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है ये जो बात कर रहे हैं, और जरा ये नैरेटिव वाली बात पर भी कि अब ये नैरेटिव जो है वो बन सकता है, क्योंकि 16 महीने बात नहीं की, एक्सटेंशन देते हुए बात नहीं की, अब उन्हें याद आया कि जी सारा कुछ इन्होंने खराब किया। मैं नैरेटिव के आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बयानियां बनाना चाह रही है एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ, ये अब बिकने वाला नहीं है। पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है और उन पुलों का इफ्तिताह खुद शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं, जिनके नीचे से पानी बह गया। अब ये नैरेटिव दोबारा बिकने वाला नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जो भी बातें की हैं 2 दिन पहले, एग्जैक्टली वो उसी स्टेज पे चले गए हैं जहां वो 2017 में थे या जहां पर वो गुजरांवाला के जलसे में थे। फर्क ये आ गया कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, अब नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं उस वक्त 16 माह पीछे उनकी अपनी हुकूमत गुजार के आई है। बाकी मुजम्मिल साहब ने जो आपको बता दी है सारी की सारी डिटेल, तो ये बयानिया फिलहाल बिकने वाला नहीं है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून इंतखाबी हालत में एग्जैक्टली वहीं पे आ गई है जहां पे 9 अप्रैल 2022 को साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मौजूद थे कि उनके पास कारकर्दगी कोई बयानिया नहीं था बेचने के लिए। उन्होंने झूठा सच्चा तो खैर नहीं, झूठा किस्म का एक बयानिया खड़ा, साजिश का एक खत उन्होंने लहरा दिया और उसकी बुनियाद पे चंद महीने उन्होंने गुजार लिए और अपना उन्होंने एक वोट बेस या जो अपना एक क्लाउड का जो बेस है उसको उन्होंने मजबूत कर लिया, जो खैर बिखर चुका है। तो मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त अवाम के पास जाने के लिए बयानिया कोई बचा नहीं है। आप जनरल बाजवा का नाम ले लें, आप जनरल फैज का नाम ले लें, अब हम इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। अब हम की इस वक्त जो हालत हुई हुई है वो बिजली गैस के बिल का जवाब आपने अपने पहला जब आपसे सवाल मैंने किया था तो उस वक्त आपने एक बात की थी कि ये जो है वो बाय डिजाइन है, सारा कुछ वैसे नहीं हो रहा। इस नैरेटिव के पीछे आपको क्या ये लगता है कि जो मैं समझाऊं कि ये जो नैब के केसेस और ये चीजें खुल गई हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी सी गोलाबारी की जाए कि अगर कुछ मसला वहां जाकर बना इन केसेस से रिलेटेड तो हम भी बताएं कि किसने क्या किया है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? कम कहे को आप बहुत जाने। मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ फिलहाल पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। फिलहाल कुछ चीजें रुकावट हैं, मौजूद हैं। अगर वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन की तारीख भी आ गई है, महीना कम से कम आ गया, इलेक्शन का माहौल एक बन जाएगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दबाव बढ़ जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए? फिर जो बिलावल भुट्टो मुतालबा कर रहे हैं, अगर वहां से आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो मैदान में होंगे सियासत के लिए और इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए,
यहाँ से नवाज शरीफ होंगे, मरियम नवाज होंगी, शहबाज शरीफ होंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको लेके इलेक्शन कैंपेन चलाएगी? क्या आपने समझते हैं कि उस सूरत हाल में इलेक्शन जो है मर्की हो जाएंगे, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन की कैंपेन लीड करने के लिए कोई तैयारी नहीं है? इसका ओनस किसके ऊपर आएगा? एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर आएगा, ईसीपी के ऊपर तो नहीं आएगा ना, निगरान हुकूमत के ऊपर तो नहीं आएगा। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट ये ओनस ले सकेगी? क्या लेने के लिए तैयार होगी? ये बर्डन लेने के, ये बड़ा अहम सवाल है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं समझती, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ एक बैगेज मरियम नवाज साहिबा का मौजूद है बहरहाल। सो ये चंद एक वो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे मैं समझती हूँ कि बैगेज कैसे है मरियम नवाज साहिबा का? इस पे किसी और प्रोग्राम में आपके डिबेट कर लेंगे। आप भी जानते हैं, थोड़ी तो हिंट देना आपने, मतलब उस पे एक आर्गुमेंट बिल्ड किया ना कि उनके साथ एक बैगेज है, वो किस एतबार से? ये बैगेज इसको मैंने कहा कि डिबेट किसी और प्रोग्राम में आपके साथ कर लेंगे। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता सारी बात एक ही प्रोग्राम में। कबूलियत और मकबूलियत वाली रुकावट है। अपना सवाल दोहराइएगा प्लीज। गरीदा, क्या कबूलियत में मसाइल हैं उस वजह से? एक्सेप्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स तो हैं और इसी वजह से उस बैगेज को कंसिडर भी किया जाता है। तो मेरा ख्याल है, और फिर आप ये देखें कि नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? नाअहली उनकी खत्म हो गई, नून लीग कहती है, लेकिन क्या वाकई खत्म हो गई कानूनी एतबार से? फिर वो कन्विक्ट भी हैं, ये देखना पड़ेगा। वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि जी इनको जेल भेजा जाए, घर में क्यों बैठे हुए हैं? अगर ये घर बैठे हुए हैं तो फिर चेयरमैन पीटीआई को भी घर में नजरबंद किया जाए। ये वो सब चीजें हैं जिसकी वजह से होता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। भट्टी साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, आपके ख्याल में एक वजह क्या ये भी हो सकती है क्योंकि एक तरफ ये केसेस, ये चीज़ें भी खुल गई हैं, सिग्नलिंग की जाए? एक तो आपने पहले तो कह दिया ना कि आपका ये ख्याल है कि इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं कि आके पब्लिक में कोई नैरेटिव सेल कर सके। वो तो आप देखें मीडिया में जो डिबेट चली है उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मामला चलने वाला नहीं है। हमें पता है कि ये मामला चलने वाला नहीं है, इसमें बहुत फ्लॉज हैं। लेकिन क्या ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है? और जिस तरह गरीदा कह रही है कि अभी भी 21 अक्टूबर फाइनल ना समझे, आपको क्या लगता है फाइनल है? देखिए, गरीदा की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करते हुए मुझे 21 अक्टूबर अब मेरे महबूब कायद ने खुद कहा है, और तैयारियां भी यहाँ हो रही हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं है। लेकिन ये जो एक दिन पहले लंदन से आना और फिर वापस शहबाज शरीफ साहब का लंदन जाना, तो और इसके अलावा मरियम नवाज़ का बयान कि हम तलखी कम करना चाहते हैं, तो हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, तो फलाना फलाना, ये है मौका डाइल्यूट कर रही हैं। ये मौका परस्त लोग हैं, मौका शनास लोग हैं। ये इन्होंने सारी उम्र अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, झूठे वादों से, नारों से, दामों से, सारे अक्रॉस द बोर्ड। आपके ख्याल में चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि फॉर एग्जांपल आप वापस आएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खाली हैं, आपके पास वोट बैंक नहीं है इस वक्त। जो सबसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी हुई है, 73-72 हो चुकी है, लेकिन उनका वोट बैंक मौजूद है। ये वाहिद हैं जिनकी मियाँ साहब की एक जेब में लेवल प्लेइंग फील्ड है, दूसरी जेब में तराजू का पलड़ा है। तो इसके बावजूद मियाँ साहब का वो नहीं हो पा रहा। पंजाब में भी हत्ता के जो इनके मुस्लिम लीग नून के अपने सर्विस थे उनमें भी नहीं हो पा रहा था कि क्या करेंगे क्या। अब सवाल ये जो गरीदा ने उठाया, अब सवाल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन कितने शफाफ होते हैं, इलेक्शन में कितने पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, और वो इलेक्शन हमें फिर से बंद गली में ले जाएंगे कि वो इलेक्शन आगे ले जाएंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी तय नहीं हुई, लेकिन ये तय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमेशा 90s में ही रह रहे हैं अभी तक, ये नहीं चलने वाली चीज़ें। अब आप आए, हाँ ये चल सकता था कि भाई मुझसे भी गलतियाँ हुई, उनसे भी गलतियाँ हुई, इस वक्त मुल्क और कौम बुरानों में है, और मैं आ रहा हूँ तो इसको आए मिल के निकालें। यार मैं सारों के साथ बात करने को तैयार हूँ, अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है। तो उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि पीटीआई से भी वो कहें आओ हम मिलकर चलाते हैं? पीटीआई कह रही, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें जो है वो नहीं पता क्या हो रहा है, क्या कर। ये तभी उनके भी ये गिले दूर हो सकते थे ना, जब अगर उनको भी कहते कि आए, वो खैर उनके तो अपने कबड्डी साहब अगला प्रोग्राम कर रहे होते, देखो मुकमुका अब तो सारों ने मुकमुका कर लिया, आप भी तो नहीं छोड़ते ना, फिर आप कहते हैं ये देखा कैसा मुकमुका शुरू हो गया। ना मुकमुका ना करें ना,
मुकमुका होता है कि जब आप एक दूसरे को गालियां देकर फिर इक़्तिदार शेयर ना करें, आप इकट्ठे ना हों, आप भुट्टो और ज़िया इकट्ठे ना हों, आप आगे मिलकर कहें कि भाई बैठें सारे, ये अब किसी एक बंदे के, हमारा असल मसला क्या है यार, सियासी, आइनी, अदालती और मुआशी बुरान बदतरीन हो गए हैं। रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी, रिकॉर्ड गुर्बत। हम सोच रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आ जाते हैं, ये अवाम की अदालत में अगर बाजवा साहब को वो ले भी आते हैं तो क्या हाल होगा। मियाँ साहब का एक वो जो बिलावल भुट्टो ने कहा था 2016 में भी कहा था, ये वैसे सही बात है, गुड कप बैड कप तो चलती है, लेकिन एक हाथ इनका गिरेबान पे होता है, दूसरा घुटनों पे होता है। एक लम्हा लगाते हैं, या दोनों हाथ गिरेबान पे आ जाते हैं तो दोनों हाथ घुटनों पे आ जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू करते हैं और फिर भाग जाते हैं। अच्छा, फिर आखिरी बात, अवाम की अदालत। भाई जब भी अवाम को इनकी ज़रूरत पड़ी है ये गायब हो गए हैं, पतली गली से निकल गए हैं। कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, कभी राय महल चले जाते हैं, कभी अस्पताल चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। अब अल्लाह के फजल से इस अवाम के साथ भी तो खड़े हुआ करें। ये मुझे बताइएगा मुज़म्मिल साहब, ये जो नैब वाला मामला है, ये तलवार सिर्फ दिखाने की है या ये चलेगी भी? और अगर बोन ऑफ कंटेंशन आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, अकाउंटेबिलिटी वाली एक नैरेटिव है, तो असल में फिर PMLN की डिमांड क्या है या विश लिस्ट है क्या? कोई भी विश लिस्ट नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ को इस वक्त अगर उसे अपोजिशन में भी आके अगले इलेक्शंस के बाद, मैं भट्टी साहब की बात से वैसे मुत्तफिक नहीं हूँ वोट बैंक वाली, क्योंकि ये बहुत शहर में मुब्तला है तहरीक इंसाफ के कि उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं नहीं यकीन करता, और वो तो इलेक्शन ही बताएंगे कि कौन किसका कितना वोट बैंक है और क्या है। लेकिन बहरहाल इस मुल्क में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। जब बेनज़ीर कन्विक्ट हुई थी और डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उनको अपने लिए एक पार्लियामेंटेरियन और मखदूम अमीन फ़हीम को लॉ ऑफ द लैंड के तहत सरबराह बनाना पड़ा था ताकि इलेक्शन लड़ा जा सके। नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए, नाअहल हुए, उनके सेनेटर्स से शेर का निशान छीन लिया गया था कि वो पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते और आखिर उन्हें शहबाज शरीफ को पार्टी का सरबराह बनाना पड़ा। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ ने अगला इलेक्शन लड़ना है तो उन्हें कानून के मुताबिक किसी को भी तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाना पड़ेगा जो उस पार्टी को इलेक्शन में लेकर जाए, वो कायद की पोजीशन पे आ जाए या जिस भी पोजीशन पे आ जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में सरबराह एक नया चेयरमैन आएगा तो ही PTI बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ सकती है। अब दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में ही आएगी? वो अपना इलेक्शन लड़े, हार जाएंगे तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे जितनी भी सीटें मिलेंगी। तो सर आप अगर वो हारेंगे तो ये एवरीवन नोज, अगर वो हारेंगे तो वो सिर्फ PTI से हारेंगे, तो PTI आपके ख्याल में स्मूथ सेलिंग कर लेगी इस इलेक्शन में? उनके पास तो बंदे ही नहीं। अगर आपका यही एनालिसिस है फिर मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। अगर PTI के हिस्से बखरे हो चुके हैं, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, मुझे और आपको पता है तो मियां साहब को पता होगी ना कि उनके हिस्से बखरे हुए हैं, हमारी बारी आने वाली है। मियां साहब तो कह रहे हैं मैं लिख के देता हूं हमारे, उनके लिए बेहतरीन। तो भाई मियां साहब ने इमरान खान को कहा है कि 9 मई कर दो। मियां साहब ने इमरान खान को कहा है कि तुम्हारी पूरी पार्टी छोड़ के तुम्हें चली जाए और तुम अकेले पहाड़ पर चढ़ के बैठे रहो अपनी पार्टी में, किसी की कोई बात ना सुनो। मुज़म्मिल साहब इसका मतलब ये हुआ, इमरान खान को कहा है कि तुम रोज रात को बैठ के गालियां निकाला करो। मियां साहब ने इमरान खान को कहा है घड़ियां बेच दे। मियां साहब ने इमरान खान को कहा है कि इद्दत में निकाह कर ले। मियां साहब ने इमरान खान को कहा है कि साइफर लहरा ले। ये सारे काम मियां साहब के मशवरे में इमरान खान ने किए, जिसकी वजह से अटक जेल में बंद है। तो बेसिकली इमरान खान की गलतियों की वजह से मियां साहब जो है वो पावर की राह उनकी हमवार हुई है, ये कह रहे हैं? ठीक है, सियासत इसी चीज का नाम है। ऑल राइट, पॉलिटिक्स में आपको दूसरे की गलती का फायदा होता है, फायदा उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको उसूल। इमरान खान को कहा था कि पंजाब और KP की असेंबलियां तोड़ दो, कौमी असेंबली। मैं समझ गया आपका पॉइंट सर। इमरान खान की तोड़ दो, ये सब मियां साहब ने कहा है उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि सियासी गलतियां जो इमरान खान की थी उसका फायदा उठाने अब मियां साहब पावर में आ रहे हैं। मुझे ये बताया गरीदा, आपके ख्याल में ये जो नैब वाला मामला है, नहीं अगर रास्ता हम आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम? नहीं वो तो कह रहे हैं मैं लिख के देता हूं हम आ रहे हैं ना। मैंने कब कहा सर? मेरी क्या, मैं इतनी गुस्ताखी कर सकता हूं अगर उन्होंने कह दिया कि मैं लिख के दे रहा हूं? 2 मिनट मैंने नहीं आदिल अब्बासी साहब मैंने 2 मिनट आपसे गुफ्तगू की है तो आप भी कह रहे हैं वो आ रहे हैं।
कि जी उनको फायदा है, उनके लिए राह हमवार होगी, ये तो आप भी 2 मिनट में मान गए हैं। मेरा मतलब है फिर ये बात सबको ही नजर आ रही है कि आज के मरूजी सियासी हालात में उनकी जीत नजर आ रही है। क्या करें अब, हमें उनकी जीत नजर आ रही है तो अब इलेक्शन ना कराएंगे, उनकी जीत नजर आ रही है। सवाल ये है सर कि क्योंकि बड़ी ये लंबी बहस है, क्योंकि सवाल ये कि वो आ किस तरह रहे हैं। हम यही तो रोना पीटना है इस मुल्क में कि इशू यहाँ पर परफॉर्मेंस पे नहीं आता कोई, और ना ही परफॉर्मेंस की वजह से कोई जाता है। यहाँ पर आने का भी एक ही तरीका है, जाने का भी एक ही तरीका है, खुशनुदी का। दूसरी बात यह है कि उसूल भी उड़ा के फेंक दिए जाते हैं। लोटो के बारे में जो ख्यालात का इजहार किया था राजा रियाज साहब को, जो है वो बाकायदा प्रोटोकॉल दे के जो है वो टिकट दिया गया है, और ये तक कह दिया गया कि ये तमाम बातें तो सियासी नारे होते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपको पावर गेम में सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर दूसरे भी यही सारे एफर्ट कर रहे होते हैं ना, दूसरे भी इसी खेल के खिलाड़ी होते हैं। लेकिन चले, जाहिर है हमारे मुल्क की सियासत यही है, इस पे मजीद क्या बहस होती है। गरीदा साहब, एक मिनट। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसूल यहाँ नहीं है कोई, ताकत का उसूल, ताकत का हुसूल आप उसी वक्त मुमकिन है जब आप तमाम उसूल वाला है ताकत। ये जो जमशेद दस्ते राजा रियाज ने तो वो गुफ्तगू नहीं की हुई जो जमशेद दस्ती ने इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में की हुई है। तो ओके सर, मैं जरा वक्त कम है सर, मुझे गरीदा की तरफ जाना है। गरीदा, आपके ख्याल में वो उसूल वाला मामला तो सब एक तरफ ही है अब, क्योंकि सिर्फ ये हो रहा है कि किसकी कबूलियत होती है, ये लड़ाई है। पीपल्स पार्टी का भी यही रोना है, क्योंकि 2 साल पीपल्स पार्टी इस खाम ख्याली में थी कि ये तो हमारे लिए राह हमवार हो रही है, तो लिहाजा इस गेम को कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि ये राह हमारे लिए नहीं, नून के लिए हमवार हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने भी तनकीद करना शुरू कर दी। अब मैं तो ये ज़रा है, हमारे बहस थोड़ी सी लाहासिल भी है, पावर गेम है, ये पावर पॉलिटिक्स है। ये मुझे बताएं, ये नैब वाले मामले पे आपको लगता है गरीदा कि ये संजीदगी से अमल होगा, या अब फिर नैब सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, या वाकई नैब के जो केसेस दोबारा खुलें इसका कोई मंतकी नतीजा भी, अंजाम भी होगा? मैं आपके इस नैब वाले सवाल का जवाब जरूर देती हूँ, उससे पहले आपकी इजाजत से छोटा सा कमेंट करना चाहूंगी। इस वक्त मसला तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, मसला यह है कि अवाम की ताकत की तरफ कोई नहीं देख रहे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सारे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। हालांकि PMLN का वोट बैंक मौजूद है, पक्की सीटें हैं उनकी, तगड़ी सीटें हैं उनकी, पंजाब के अंदर अच्छा खासा वोट बैंक उनका मौजूद है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनकी ठीक ठाक किस्म की पक्की हैं, और ये आराम से आ सकते हैं हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी लेकर तो नहीं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बनाने की कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं। असल मसला ये होगा मुस्लिम लीग नून के अंदर कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, नवाज शरीफ बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे, या कोई और बनेगा, या फिर अगर कोई कॉलिशन टाइप की गवर्नमेंट बनती है, चूंचू का मुरब्बा। बहरहाल कहने का मतलब मैं एक छोटा सा पॉइंट कि इस वक्त अवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा, सारे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। 2 करोड़ वोटर आपका इंक्लूड हुआ है अभी, नौजवान वोटर, जो आपका स्विंग वोट बन सकता है, किसी की भी तरफ जा सकता है, उसको इक़्तिदार दिला सकता है। किसी की तवज्जो नहीं है नौजवान, तवज्जो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है इस हिडन पोटेंशियल के अंदर। जो नैब का आप सवाल कर रहे हैं, छोटा सा जवाब उसका दूंगी। मैं नहीं समझती कि नैब इस कार्रवाइयों में कोई मुखलिस होगा या कर सकता है, क्योंकि इस वक्त निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत के दौर में अगर नैब की कार्रवाइयां होंगी तो इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच गरीदा फारूकी साहब, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।